आंध्र प्रदेश में अभी इंडियन नेवी की सबसे एडवांस नेवल बेस को सेटअप करने का फैसला किया गया है। इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज नेवी की एस्कॉर्ट पैकेज के साथ साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग से भी एंटर कर चुकी है। लद्दाख में अभी 20,000 जवानों के लिए रहने लायक सभी जरूरी फैसिलिटी को सेटअप किया जा चुका है। इसरो की तरफ से अभी 4 सैटेलाइट्स को तैयार करके रखा गया, जिनको बस लॉन्च करने की देरी है। चाइना की तरफ से अभी हाई स्पीड बोट्स को पांगोंग इलाके में लाया जा रहा है, लेकिन वहीं पर अभी रेगुलर बेसिस पर चाइना के सोल्जर बीमार पड़ने लगे हैं। और अंत में नेपाल की तरफ से अभी अपने नए मैप को दर्शाते हुए किताब को पब्लिश किया गया था, जिसको अभी नेपाल के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाने वाला है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। द हिंदू में एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी की तरफ से अभी आंध्र प्रदेश की दोनाकोंडा में एक एडवांस कम्युनिकेशन फैसिलिटी को सेटअप करने का फैसला किया गया है, जिससे इंडियन नेवी एक जगह से अपने सभी सबमरीन के साथ कांटेक्ट कर सकता है, जिसमें हमारे कन्वेंशनल सबमरीन के साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। आंध्र प्रदेश की सरकार की तरफ से अभी इसके लिए 2600 एकड़ की जमीन को ऑफर किया गया है और हमारे इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर गौतम रेड्डी जी के मुताबिक इस फैसिलिटी को बनाने के लिए अभी यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग करने के लिए भेजा गया है। एक बहुत ही हाईली सिक्योर फैसिलिटी होने वाली है, जहाँ पर नेवी की तरफ से एक अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया जाएगा। और अभी इसी एरिया में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अपनी स्ट्रेटेजिक बेस को बनाने का ऑफर दिया गया था और हो सकता है यहाँ पर एक जॉइंट कमांड को सेटअप किया जाएगा। फिलहाल अभी इंडियन नेवी के लिए विशाखापट्टनम की रामबिल्ली पोर्ट को भी डेवलप करने में कुछ दिक्कतें सामने आ रही है, जिसको सॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है। साथ ही आंध्र प्रदेश में अभी रामायपट्टनम और मच्छीपट्टनम पोर्ट्स के डेवलपमेंट के ऊपर भी सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इनमें श्रीकाकुलम में मौजूद भावनापोडु पोर्ट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इसका ड्राफ्ट अभी लगभग 18 मीटर का है। अगला अपडेट चाइनीज नेवी को लेके है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि इंडियन ओशन रीजन में अभी चाइना की एक रिसर्च शिप घुस आया था, जिसको अभी इंडियन नेवी की तरफ से रेगुलर बेसिस पर ट्रैक किया जा रहा था और वो अभी वापस भी जा चुका है। लेकिन आज कुछ रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की 36 एस्कॉर्ट टास्क फोर्स अभी इंडियन ओशन रीजन में पहुंच चुकी है। चाइना का कहना है कि शिप्स अभी एंटी पायरेसी मिशन में डिप्लॉय किए गए हैं, लेकिन इनके जरिए चाइना की तरफ से अभी इंडियन ओशन रीजन में अपनी डोमिनेंस को दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। इस फ्लीट में एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सप्लाई शिप मौजूद है और इन्होंने अभी भारत के एक ऑयल टैंकर को भी गल्फ ऑफ एडन में एस्कॉर्ट किया था, जिसमें 31 क्रू मेंबर मौजूद थे और ये बात अभी ग्लोबल टाइम की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना की तरफ से फ्रेंडली गेस्चर के तौर पर किया गया था, तो शायद आप लोग यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि एंटी पायरेसी मिशन में डिप्लॉय किए गए कोई भी सिर्फ ऐसे मिशन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ पर इंडियन ऑयल टैंकर को एस्कॉर्ट करके चाइना की तरफ से भारत को अपनी ताकत के साथ साथ इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बनाने की कोशिश किया गया है और वो भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि उनके वॉरशिप्स भी अभी इंडियन ओशन में मौजूद है और भारत के ऑयल टैंकर के ऊपर उनकी नजर है। वैसे भी मलाक्का स्ट्रेट चाइना का मेन सी रूट है, जिसे अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो चाइना के ऑयल सप्लाई यहाँ पे बंद पड़ सकते हैं। तो वो शायद अभी इसी बात का जवाब देते हुए भारत को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर भारत ऐसा करता है तो गल्फ रीजन में चाइना भारत के वेसल को भी रोक सकता है और गल्फ रीजन से भारत अपनी ज्यादातर ऑयल को इम्पोर्ट करती है। इसके अलावा अगस्त में चाइनीज नेवी की एक सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल भी इंडियन ओशन में आ चुकी थी और जब से मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए इंडियन ओशन में आया था, तब से इंडियन नेवी रेगुलर बेसिस पर इस पर नजर रखी हुई है और हमारे P-8I एयरक्राफ्ट लगातार इनको ट्रैक कर रही है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। आप सबको ये बात पहले से ही पता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पूरे विंटर में डिप्लॉयमेंट की जाएगी और कम से कम 35,000 जवानों को बॉर्डर में डिप्लॉय किया जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि विंटर में लद्दाख में इतनी बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -40 डिग्री से भी नीचे जा सकता है और हमारे पास अभी लगभग 15,000 जवानों के लिए विंटर फैसिलिटी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में विंटर डिप्लॉयमेंट के बारे में फैसला किया गया था, तब से एडिशनल ट्रूप्स को यहाँ पे रखने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे थे और अभी लगभग एडिशनल 20,000 जवानों की रहने लायक यहाँ पे सभी जरूरी फैसिलिटी बनाए जा चुके हैं। इनको अभी 2 सेपरेट स्टेज में बनाया गया है। पहला फैसिलिटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी करीब है, जहाँ पर फ्रंटलाइन में डिप्लॉय किए गए जवानों को तैनात किया जाएगा और उसके बाद जो फैसिलिटी सेटअप किया गया है उसको थोड़े डीपर साइड में किया गया है और ये हमारा मेन सप्लाई बेस के तौर पर काम करने वाली है।
यहाँ पर जितने भी जवानों को डिप्लॉय किया जाएगा उनको एक शॉर्ट नोटिस में ही बॉर्डर में भेजा जा सकेगा। अभी यहाँ पर जितने भी नए फैसिलिटी और टेंट्स वगैरह बनाए गए हैं ये सभी अभी हाई एल्टीट्यूड और सब जीरो टेम्परेचर के हिसाब से बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हर एक जवान को भी स्पेशल कपड़े और साथ ही स्पेशल एक्सेसरीज भी मिलने वाली है। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से सफिशिएंट मात्रा में राशन, फ्यूल, एमुनिशन को भी यहाँ पे स्टोर करके रखा जा रहा है, लेकिन इन सभी को एक ही जगह में इकट्ठा करके नहीं रखा जा रहा है। अभी आर्मी की जो फॉरवर्ड बेस है वहाँ पर एक ही बार में 15 दिन की सप्लाई को स्टोर करके रखा जा रहा है। बाकी जो डीपर कैंप है वहाँ पर 21 दिन के लिए स्टॉक रखा जा रहा है और बाकी जो लॉजिस्टिक है उनको अलग अलग जगह में स्टोर करके रखा जा रहा है और जरूरत के वक्त इनको 24 घंटे के अंदर ही फॉरवर्ड बेस में पहुंचाया जा सकता है। वैसे चाइना की तरफ से जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि भारत अपने जवानों को लद्दाख में लॉजिस्टिक सप्लाई नहीं दे सकता है, इसी को क्लैरिफाई करते हुए अभी आर्मी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये सब बताया गया है। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है और इसरो की तरफ से यहाँ पर हम 2 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। पहला अपडेट इसरो की अपकमिंग सैटेलाइट लॉन्चेस के बारे में है। INS में एक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के पास अभी 4 सैटेलाइट मौजूद है जिनको अभी इसरो आने वाले वक्त में लॉन्च करने वाला है। वैसे 2019 से 2020 के अंदर इसरो 12 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला था, जिनमें से पहले 8 सैटेलाइट को लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन बाकी 4 सैटेलाइट अभी तक लॉन्च नहीं हो पाए और बताने की जरूरत नहीं कि किस वजह से डिले हुआ है। इनमें से पहला लॉन्च यहाँ पर GISat-1 का होने वाला है और अभी ये लॉन्च के लिए बिल्कुल तैयार है और इसको अभी श्रीहरिकोटा के रॉकेट पोर्ट में भी शिफ्ट किया जा चुका है। इसके बाद माइक्रोसैट-2A, GSAT-12R और रिसैट-2B-R2 को लॉन्च किया जाएगा और ये सैटेलाइट अभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इनको श्रीहरिकोटा के रॉकेट पोर्ट में ले जाने की तैयारी किया जा रहा है। दूसरा अपडेट यहाँ पे गगनयान मिशन को लेके है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे गगनयान मिशन में जाने वाले एस्ट्रोनॉट को भी रशिया में ट्रेनिंग दिया जा रहा है और अभी इनमें से 4 एस्ट्रोनॉट को फाइनल फेज में सिलेक्ट करके रखा गया है। अभी रशिया में इनकी बेसिक ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ये मार्च तक वापस आने वाले हैं और उसके बाद उनको यहाँ पे मिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग देना शुरू किया जाएगा। इसमें इसरो की तरफ से बनाए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल के जरिए उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और भारत में जो ट्रेनिंग होने वाला है उसको लगभग 3 अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है और ये लगभग दिसंबर 2021 तक चलने वाली है। इसरो इसी साल के दिसंबर तक अपनी पहली अनमेन्ड स्पेस फ्लाइट को लॉन्च करने वाली है, जिसके बाद जून 2021 में एक और अनमेन्ड स्पेस फ्लाइट को लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद फाइनली दिसंबर 2021 में इसरो अपनी पहली ह्यूमन स्पेस मिशन को लॉन्च करने वाली है, जो कि डेडलाइन के मुकाबले काफी पहले लॉन्च किया जा सकता है। पर फिर भी इसको लॉन्च करने से पहले इसरो 3 मेजर टेस्ट को करने वाली है, जिनमें से पहला एयरड्रॉप टेस्ट होने वाला है जो कि हमारी रिकवरी सिस्टम होने वाली है और इसी की मदद से हमारे एस्ट्रोनॉट को और स्पेस कैप्सूल को रिकवर किया जाएगा। दूसरा टेस्ट व्हीकल का टेस्ट फ्लाइट होने वाला है और अंत में इसकी इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम को लेके भी एक टेस्ट होने वाला है। इस मिशन के दौरान इसरो 6 अलग अलग तरह के माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट को भी स्पेस में जाके करने का प्लान कर चुकी है। अगला अपडेट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके है और अभी हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके 2 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। चाइना की तरफ से भी पांगोंग लेक में अपनी टाइप 928D असॉल्ट बोट को डिप्लॉय कर चुकी है, जो कि स्वीडिश ओरिजिन CB-90 बोट से लगभग सिमिलर है। इन बोट्स को चाइना पिछले अक्टूबर से ही पांगोंग लेक में डिप्लॉय कर रही थी, लेकिन तब इनको इतनी ज्यादा मात्रा में डिप्लॉय नहीं किया गया था, पर जून के बाद से इन बोट्स को काफी बड़ी मात्रा में पांगोंग एरिया में डिप्लॉय किया जा रहा है। पांगोंग लेक के करीब भारत और चीन के बीच तनाव सबसे ज्यादा है और ऐसे में हाई स्पीड बोट अभी चाइना को काफी एडवांटेजेस दिलाने वाले हैं। इन बोट्स को चाइना की चांजोउ शिपयार्ड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये बोट्स करीब 13 मीटर लंबे हैं और इनमें 3 295 HP के मोटर्स लगे हुए हैं, जो कि लगभग इसको 39 नॉट्स की रफ्तार दे सकते हैं। ये एक ही बार में 11 ट्रूप्स को कैरी कर सकता है और इसमें प्राइमरी वेपन के तौर पर एक 12.7 mm की मशीन गन लगा हुआ है, जिसको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है, यानी कि इसको फायर करने के लिए चाइनीज ट्रूप्स को फिजिकली एक्सपोज होना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही 2 एडिशनल मशीन गन को भी इसके डेक के ऊपर माउंट किया जा सकता है, लेकिन इनको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ेगा। इन बोट्स की मदद से चाइना पांगोंग लेक के अंदर इंडियन साइड में घुसपैठ करने की कई बार कोशिश कर चुका है, जिनको इंडियन आर्मी की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। और एक और मजे की बात तो ये है कि मैंने आपको 2 दिन पहले एक फोटो दिखाया था जिसमें चाइनीज सोल्जर्स को लद्दाख में सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अभी कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक फिंगर 4 में हमारे जो जवान मौजूद हैं, उनके मुताबिक हर दिन चाइनीज आर्मी की मेडिकल टीम चाइनीज सोल्जर्स को इवैक्यूएट कर रही है, जो कि पिछले 1 हफ्तों से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में दोनों तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ है और कोई भी फिजिकल डैमेज दोनों ही तरफ से किसी को नहीं हुआ है। दरअसल चाइनीज सोल्जर्स अभी हाई अल्टीट्यूड सिकनेस का शिकार हो रहे हैं, साथ ही अभी वो हाइपोथर्मिया के चपेट में भी आ रहे हैं, जिस वजह से इनको हर दिन इवैक्यूएट किया जा रहा है। अगला अपडेट नेपाल को लेके। नेपाल की तरफ से अभी फिर से भारत के साथ बॉर्डर इशू को लेके तनाव को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है।
एक दिन पहले ही नेपाल के पीएम केपी ओली ने देहरादून को अपना बताया था। अब हमने इसको कल मजाक समझ के इग्नोर कर दिया था, लेकिन अभी नेपाल की तरफ से एक नए बुक को भी लॉन्च किया गया है, जिसको अभी नेपाल के स्कूल में पढ़ाया जाएगा। इस बुक में नेपाल की तरफ से कलापानी लिम्पिया द्वारा लिपुलेख इलाके को नेपाल का दर्शाया गया है और इस बुक को अभी रिसेंटली नेपाल की एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से पब्लिश किया गया है, जिसका नाम नेपाल स्टेटरी एंड रीडिंग मटेरियल फॉर बॉर्डर इशू रखा गया है और अभी इसको नेपाल के 9th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नेपाल की जो नेशनल बैंक है उसको ये भी नोटिस दे दिया गया है कि आगे से जो कॉइन पब्लिश किए जाएंगे उसमें नेपाल की नए मैप को दर्शाया जाएगा। अगर इन सभी बातों पर गौर किया जाता है तो ये एक ही तरफ इशारा करती है कि इसके पीछे कुछ बड़े साजिश जरूर चल रहे हैं और अभी नेपाल, भारत और चाइना के ट्राई जंक्शन एरिया में और स्पेशली तिनकर लिपू पास के करीब टेंट जैसे कुछ स्ट्रक्चर भी स्पॉट किए गए हैं और ये टेंट चाइनीज साइड में है और ये संदेह किया जा रहा है कि चाइना की तरफ से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को शुरू किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही नेपाल भी भारत और नेपाल के बॉर्डर में अभी लगभग 200 के करीब बॉर्डर पोस्ट को सेटअप करने वाली है और अभी ऐसे 130 के करीब बॉर्डर पोस्ट सेटअप किए जा चुके हैं। अभी भारत और नेपाल के जो संपर्क थे वो काफी हद तक खराब होने लगे हैं, क्योंकि जो बात से बातचीत से ही सॉल्व कर दिया जा सकता था उसको केपी ओली अभी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा चुके हैं और अगर अभी से ही इसको सॉल्व नहीं किया जाता है तो आगे चल के रिलेशन हमेशा के लिए खराब हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।